पी वैक्यूज के बिना सिलेक्शन नहीं होते, ये मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है। सर प्रेम तो अपने आप में एक सुखद अनुभव है। ठीक है, तो आपका जो पद है डिप्टी कलेक्टर, पढ़ाई अच्छी हुई नहीं उसके अकेले चलने का साहस रखो जनाब, अकेले चलने का साहस रखो जनाब, एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं हूं इस वक्त मध्य प्रदेश के जाने माने शहर इंदौर में। वो इंदौर जो जाना जाता है क्लीन सिटी ऑफ इंडिया के नाम पर, लेकिन वही इंदौर जाना जाता है मध्य प्रदेश के शिल्पीकार और कुंभिकार के रूप में सृजित करने वाले उन अधिकारियों के रूप में जो कि आने वाले भविष्य में मध्य प्रदेश के कोने कोने में रहकर लोक सेवा के कार्य करेंगे। विगत 2 दिवस पूर्व मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 की परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। उन परिणामों में किसी को सफलता हाथ लगी तो किसी को असफलता। उन्हीं में से चयनित जो अभ्यर्थी हैं हमारे साथ आज जुड़े हैं श्री धर्म प्रकाश मिश्रा। धर्म प्रकाश मिश्रा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पद पर चयनित होने के लिए। आपका जो पद है डिप्टी कलेक्टर, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का सबसे बड़ा पद होता है जी। जब रिजल्ट की घड़ी आई तब कैसा अनुभव आपने किया? सबसे पहले आपने किसको कॉल किया था? सबसे पहले मैंने अपनी छोटी बहन प्रतीक्षा है जी किया था। तो क्या प्रतीक्षा आपके इस रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रही थी? बिल्कुल प्रतीक्षा कर रही थी। कैसी अनुभूति हुई उस समय पे? शून्य का अभाव था। अब पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बस अभी लगातार फोन आ रहे हैं और धीरे धीरे पता चल रहा है कि डिप्टी कलेक्टर का पद कितना बड़ा होता है। और फिर अब जो अनुभूति हो रही है वो हर्षोल्लास की होती है। जैसे फोन्स की बात करी, जिनसे हमारी सदियों हो गई वो बात हुए, उनमें से किन्हीं के फोन आए? बिल्कुल बहुत लोगों के फोन आए हैं, पर नाम लेना उचित नहीं है। हाँ। तो ये सबसे बड़ा बदलाव जो व्यक्ति के जीवन में आता है कि जिनसे दूर दूर तक के कोई नाते नहीं होते, उनके फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। इसको कैसा देखते हैं आप इस सफलता में? सर सफलता जो है थोड़ा सा त्याग मांगती है। मैं कई जगह नहीं जा पाया, कई लोगों से दूरियां बनाई, कई लोग मुझसे नाराज हैं, कईयों के मैंने फोन नहीं उठाए। तो नाराज होना स्वाभाविक है, पर उन नाराजगी का सारा उत्तर अब मिल गया है और वो हर्षोल्लास से खुश हैं वो अभी। आपके जन्म स्थान से हम बात करते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ था भैया? मेरा जन्म सतना डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। माँ शारदा की भूमि सतना जी पे आपका जन्म हुआ जी। आला के अखाड़ा की वो भूमि जिससे आप उद्गमित होकर इस मध्य प्रदेश के जाने माने शहर इंदौर लोक सेवा आयोग के गढ़ में पहुंचे। जी। लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने के लिए जी आपने कब अपनी शुरुआत करी थी? सर मैं जब ग्रेजुएशन मेरी हुई 2016 में दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई की जी। और उसके बाद कई ऑप्शन थे करियर के, तो जो सिविल सर्विसेज है उसकी तरफ मेरा रुझान था और इसका श्रेय मामा को जाता है मेरे। और तो उसके बाद धीरे धीरे यूपीएससी के मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, मेरे दोनों मैं प्री में असफल रहा। उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई में अनियमितता आई, थोड़ा पढ़ाई की तरफ रुझान कम हुआ और इसके बाद कोविड आ गया। तो मैंने 2 या 3 साल मेरी पढ़ाई अच्छी हुई नहीं। उसके बाद कोविड आने के दौरान जब मैं घर गया तो एमपी की तरफ रुझान बढ़ना चालू हुआ। एमबीए की कुछ किताबें देखी और सारी चीजें देखी। फिर ऐसा लगा कि 2020 का अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो मैंने 20 दिन की पढ़ाई की थी। तो उसमें प्री में मैं असफल रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि ये जो एग्जाम है वो कैलिबर का है, इसको किया जा सकता है, बिल्कुल करना चाहिए और काफी प्रतिष्ठित पद होते हैं डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी। तो मैंने इसका इस तरफ 2020 में ही झुकाव हुआ मेरा एमपीपीएससी की तरफ। व्यक्ति की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा ये पद है डिप्टी कलेक्टर जी। इस प्रतिष्ठित पद पर स्वयं को पाकर जी जब आपने रिजल्ट में अपना नाम देखा, जी, आई थिंक 5th रैंक है आपकी? जी बिल्कुल। 5वां नंबर आपका उस श्रेणी में आया। जी। क्या सोचा था कभी कि मतलब टॉप 10 में आना भी एक बड़ी बात होती है, आप तो टॉप 5 में, कैसी अनुभूति हुई इस समय? सर सोचा तो कभी नहीं कि यहाँ तक इस लेवल में, क्योंकि सर एग्जाम देना हमारे हाथ में होता है, इंटरव्यू देना हमारे हाथ में होता है, बाकी जो भी जिनकी अथॉरिटी है वो हमें नंबर देते हैं। तो नंबर मिले और मैं सिलेक्ट हुआ। सिलेक्शन होने की उम्मीद भी नहीं होती, पहला अटेम्प्ट था मेरा इंटरव्यू का, तो मुझे तो ये नहीं पता था कि कैसे होगा क्या होगा। अनुभूति हुई और 5th रैंक में देखकर अत्यधिक खुशी हुई मुझे। जैसे रैंक की बात हमने करी, मुख्य परीक्षा में सम्मिलित जब अभ्यर्थी होता है जी, तो उसके पीछे अभ्यर्थी को कैसी रणनीति अपनी बनानी चाहिए कि 3 घंटे के पेपर में 3600 वर्ड लिखने में जो उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन कठिनाइयों के बीच
उनको पार करते हुए जब अभ्यर्थी वहां तक मेंस में पहुंचता है, तो कैसे समय निर्धारण करे, एक किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके मेंस तक पहुंचे? सर बेसिकली क्या, मेंस की हर आदमी की स्ट्रेटजी अलग है। मेरी स्ट्रेटजी कुछ अलग है, जो कई और अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं उनकी स्ट्रेटजी जैसे कुछ अलग उदाहरण होगी। स्वरूप हम जानना चाहें कि आप टॉप 5 में, जी। हम आपकी स्ट्रेटजी अगर जानना चाहें तो वो क्या हो सकती देखिए सर, क्या होता है कि हम 3 भाई रहते हैं साथ में, है? ठीक है। दोस्त हैं पर भाई हैं। हम्म। हमने क्या अलग-अलग नोट्स बनाए अपने, और साथ में एक दूसरे से डिस्कस किया कि इसमें क्या ऐड ऑन हो सकता है। कॉन्सेप्ट प्लस जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे है या बजट है या सेकंड ईआरसी की रिपोर्ट है, सारी चीजें इनको इंक्लूड किया गया नोट्स में, और हम फिर उसके बाद उसको लिखा गया। बेसिकली क्या है कि लोग कहते हैं पहले 11 नंबर का उत्तर लिखो, फिर 7 नंबर 5 नंबर का उत्तर लिखो, फिर 3 नंबर का उत्तर लिखो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ जहां से पेपर स्टार्ट होता है 3 मार्क से, 3 के बाद 5 अटेम्प्ट किए, उसके बाद 11 अटेम्प्ट किए। हाँ, लेंदी पेपर था तो उसके लिए आपकी स्पीड बढ़ानी होगी, स्पीड के साथ साथ आपको अपनी राइटिंग में सुधार लाना होगा, तो इसके लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस की जरूरत होती है। राइटिंग प्रैक्टिस आपके चयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल। एक अभ्यर्थी को कितने समय तक राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब एक निर्धारित समय होना चाहिए क्या, 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई निर्धारित समय नहीं होता है। जैसे कई अभ्यर्थी पूरा पेपर लगाते हैं, कई अभ्यर्थी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन में कितना समय लग रहा है सिर्फ एक एक क्वेश्चन की टाइमिंग डिसाइड करते हैं। कई अभ्यर्थी सिर्फ 150 नंबर का पेपर लगाते हैं, तो वो अभ्यर्थी के ऊपर निर्भर करता है। किस बार की परीक्षा में आपका चयन हुआ है, मतलब ये मेरा तीसरा प्रयास है। तीसरे प्रयास में? जी। विगत 2 जो प्रयास थे आपके, जी। वो 2020 और 21 का, 21 थे। उनमें क्या रहा था आपका परिणाम? 20 में मेरा प्री नहीं निकला था और 21 में मैं मेंस में पास नहीं हो पाया था। जैसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो कंटिन्यू 2 से 3 मेंस लिखते हैं, जी। लेकिन उनके जीवन में ऐसा समय आता है कि जब प्री नहीं निकल पाता। जी। तो ऐसे अभ्यर्थियों को, मतलब उनकी मेंस राइटिंग भी अच्छी होती है, जी। सारी चीजें सब अपने पिकअप लाइन पर होती है, जी। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि मतलब प्री नहीं निकलता बीच में? सर क्या होता है ना, कई बार जब अभ्यर्थी लगातार मेंस लिख रहा होता है तो उसका झुकाव ये होता है कि प्री तो निकलेगा, पर मेंस थोड़ा सा उसमें वो काम करना चाहता है कि मेंस नहीं निकल रहा है 2 बार से, तो वो जो एमसीक्यूज की लगाने की हैबिट है ना, वो छोड़ देता है। जैसे पीवाईक्यू नहीं लगाता, तो इस कारण से मेरा ये पर्सनल मानना है कि ऐसा हो सकता है, पर अलग अलग अभ्यर्थियों के अलग अलग कारण होते हैं। जब आप इस तैयारी के क्षेत्र में आए थे तो क्या किसी कोचिंग संस्था से आपने कोचिंग की थी? नहीं जी सर, मैंने इंदौर में कोई कोचिंग नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। अच्छा, सेल्फ स्टडी। बात करें हम अगर आपके साक्षात्कार की, जी। जो कि आयोग निर्धारित करता है, आयोग अपनी तरफ से लेता है जी। अंतिम, जी। उससे पहले मॉक इंटरव्यूज की बारी आती है। जी। वो आपने कहाँ कहाँ दिए थे और मॉक इंटरव्यूज की क्या भूमिका आपके चयन में होती है? सर देखिए, मैंने क्लासेस के लिए तो पी मिश्रा सर हैं, प्रदीप मिश्रा सर हैं, उनकी एकेडमी है, वहाँ मैंने रेगुलर क्लासेस की थी। ठीक है। इसकी उसके बाद आकार आईएएस में मैंने मॉक इंटरव्यू दिया, दृष्टि में दिया, और उत्कर्ष में दिया है मैंने मॉक इंटरव्यू। तो क्या सर, क्या होता है कि जैसे मॉक इंटरव्यू तो आदमी अलग अलग जगह देना प्रेफर करता है, क्योंकि अलग अलग ओपिनियन मिलते हैं, जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है आपके अलग अलग रिव्यूज के आधार पर। तो कई संस्थानों पर दिए, पर रेगुलर मैंने प्रदीप मिश्रा सर के गाइडेंस में काम किया था। चूंकि बोर्ड मेंबर क्राइटेरिया होता है कि 3 मेंबर या 4 मेंबर या 5 मेंबर अधिकतम उस बोर्ड में बैठते हैं जी। वहाँ के बोर्ड मेंबर्स में और यहाँ जो आप मॉक इंटरव्यूज देते हैं, उनमें एक सबसे बड़ा अंतर क्या दिखता है आपको? सर क्या होता है, कई बार मॉक इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा फैक्ट ओरिएंटेड होता है, और मॉक इंटरव्यूज कई बार बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर नो डाउट वहाँ रहता है, पर वो अभ्यर्थी द्वारा खुद का क्रिएट किया हुआ प्रेशर है, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो आराम से आपको सब कुछ, अगर आपके पसीना आ रहा है तो आपको पानी देंगे या जो भी पूछेंगे, और वो प्रेशर क्रिएट नहीं करते, वो सिर्फ सिंपल सवाल और आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। आप जाइए, अपने व्यक्तित्व की जो भी क्वालिटीज़ हैं आपकी, वो रखिए और आपको नंबर मिलेंगे। जैसे इस बार का जो रिजल्ट है उसमें काफी उतार चढ़ाव इंटरव्यूज के नंबर में देखा। जी। अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए कि ज्यादा नंबर चाहिए उसको? तो जो आपकी पर्सनालिटी है, ट्रू पर्सनालिटी, उसे रखें। डेफ को कैसा तैयार करें? टैब को सर थॉरो करना पड़ेगा, बहुत डिटेल्ड, उसका नाम ही है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जी। तो सबसे पहले उसकी हर चीज की एक डिटेल जानकारी होनी चाहिए आपको। आप नाम भर रहे हैं, उसके बाद क्या आपका गृह जिला कौन सा है, हिंदी में कोई अशुद्धियां तो नहीं है लिखने में, क्योंकि हिंदी में टैब भरा जाता है। उसके बाद कौन से कॉलेज से पढ़ा है, किसी स्कूल से पढ़ा है, उनके बारे में जानकारी। और जैसे मैं डीयू से स्नातक है और केंद्र विद्यालय से मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई है, तो केंद्र विद्यालय के बारे में जानकारी, दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी,
उसके बाद एक कॉलम आता है कि अभ्यर्थी कितने वर्षों से निवास कर रहा है। वो कॉलम शायद किसी को महत्वपूर्ण ना लगे, पर वहां कॉलम में बताया गया कितने वर्षों से। तो अगर आप वर्षों में प्रश्न मांगा गया तो उत्तर भी वर्षों में देंगे, जन्म तक नहीं देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो दिक्कतें हैं वो। और उसके बाद आप हॉबी एक ऐसा सेक्शन है जहां आप रिलैक्स होने चाहिए, प्रेशर क्रिएट नहीं हो आप। जैसे बहुत से अभ्यर्थी ये करते हैं कि फर्जी हॉबीज उसमें लिख देते जी हैं। बिल्कुल। जैसे किसी की डायरी राइटिंग होती नहीं है बहुत से लोगों की। जी क्योंकि अगर मैं अपना स्वयं का यार अनुभव साझा आपके साथ जी करूं तो मेरे जीवन में अभी ऐसा कोई समय नहीं है कि मैं डायरी नोट डाउन करूं। बिल्कुल। तो इन फेक हॉबीज को छोड़कर क्या मूल जो आपकी स्वतः जनित जो आपकी हॉबीज हैं उनको अभ्यर्थियों को डे में भरना चाहिए या फिर फर्जी भरनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ऑनेस्ट जो आपकी है वही ही भरें, क्योंकि वो आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देगी, वो आपको रिलैक्स करेगी। हॉबी का सवाल जब भी पूछा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसमें सहज महसूस करें। यदि आप सहज महसूस नहीं कर रहे हैं तो फिर वो हॉबी आपने या तो गलत भरी है। और सर जो इंटरव्यू ले रहा है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उन्हें तत्काल समझ में आ जाता है कि किस अभ्यर्थी ने गलत भरा है, कि कोई अभ्यर्थी हमें लुभाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सा अभ्यर्थी सही में कि ये हॉबी है या नहीं। तो आदमी को अपना जो हॉबी है वही बतानी चाहिए। जैसे आपकी अगर हॉबी की बात करें, क्या आपकी हॉबी? मेरी हॉबी फुटबॉल खेलना और वॉलीबॉल खेलना थी। फुटबॉल और वॉलीबॉल। जी। चूंकि कदकाठी से आप इतने सक्षम हैं कि आप दोनों ही खेलों में निपुण और प्रशिक्षित होंगे। जी। कहाँ तक कहीं गए आप स्टेट लेवल जी या ऐसा कुछ? मैंने फुटबॉल में नेशनल खेला हुआ है। नेशनल खेला। जी। और वॉलीबॉल भी मैंने स्कूल गेम्स में भी खेले हैं और मैंने जिला का भी नेतृत्व किया है। तो पारिवारिक परिस्थितियों की बात करते हैं भैया हम। जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत कठिन होता है इस राह को चुनना। जी। आपकी परिस्थितियां क्या थी और आपका क्राइटेरिया क्या है? मतलब परिवार किस तरीके का था जिसने आपको इस तैयारी में जोड़ा? सर परिवार क्या है कि तैयारी तो शुरुआत मामा जी ने उस तरफ रुख मोड़ा, मुझे दिल्ली ले गए। ठीक है। क्योंकि सर मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। मैं इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुका था, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो मामा जी अगर लेकर, तो मामा जी क्या सिविल सेवा की तैयारी करते थे, ऐसा कुछ था? हाँ जी, मामा जी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, तो इस वजह से वो ले गए। मामा और भांजे की जोड़ी काफी चर्चा में रहती है। जी जी। चाहे हम गोविंदा और उनके भांजे की बात करें जी। या कंस की या उस स्वरूप में दुर्योधन की बात करें। जी। आपके रिश्ते का जो स्वरूप है वो कैसा है? मतलब बहुत सुखद है अगर कहा जाए तो, कि मुझे कभी भी परेशानी हुई तो मैंने साझा की। इस प्रोसेस में मुझे कभी दिक्कत हुई। जनरली अगर कोई बोले कि आपकी रोज बात होती है या नहीं होती, तो रोज बात करना या ना करना ये निर्धारण नहीं करता कि हमारे संबंध कितने गहरे हैं। यदि आप एक दूसरे को समझते हैं, वो भी अपनी कार्य प्रणाली में व्यस्त रहते हैं। अगर मैं उन्हें रोज बोलूं कि मामा मेरे फोन नहीं उठा रहे हैं, या फोन उठा रहे हैं तो मामा मुझे समय नहीं दे रहे हैं, तो ये फिर शिकायत करना होगा। यदि आप अंडरस्टैंडिंग है तो आपको समझना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप फोन करें ना उठें, पर ओवरऑल देखा जाए तो मतलब एक 1-to-1 म्यूचुअल रिलेशनशिप हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। उनको जब आपने बताया होगा या जब बात हुई आपकी, जी, उनके क्या शब्द थे आपके लिए? उनके शब्द थे कि मतलब एक नॉन फॉर्मल भाषा के कि अच्छा लगा, मजा आ गया। जी। मामा जी। एक तो हमने मामा की बात कर ली। जी। उसमें से केवल एक माँ को हटा दें जी। तो दूसरा बचता है माँ। जी। जिस माँ ने आपको जन्म दिया, जी। उसकी आपके इस चयन में क्या भूमिका है? देखिए, माँ और बाप इनको तो सेपरेट किया नहीं सकता। तो पिताजी हैं वो काफी सपोर्टिव हैं, माताजी भी काफी सपोर्टिव हैं। मतलब मैंने अगर बोला है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो कभी ये नहीं बोला कि नहीं दिलवाना है, या मैंने बोला कि मुझे अभी और पढ़ना है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी भी तरीके का टेंशन या कोई भी सामाजिक जो प्रतिबंध होते हैं वो नहीं लगाए। मैंने बोला मुझे घूमने जाना है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप जाइए। तो मतलब जितना सपोर्ट मिल सकता था, जितना कोई दे सकता था, उन्होंने दिया। परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? संयुक्त परिवार है जी, और दादा दादी सब हैं हमारे। दादा दादी, जैसे भाई बहनों की हम अगर बात करें तो मेरी एक बहन है छोटी, और मैं जिन दीदी का आपने लिया प्रतीक्षा दीदी, जी जी, वो और आप जी। दीदी क्या करती है? दीदी अभी चयन इसी प्रक्रिया में है। अच्छा जी। मतलब वो भी पीएससी के क्षेत्र में संलिप्त है? जी अभी दोनों भाई बहन मतलब पीएससी की तैयारी में। जी। दीदी का पीएससी के क्षेत्र से जुड़ाव आपके कारण हुआ या मामा जी के कारण? मेरे कारण हुआ था। अच्छा। उनका इस क्षेत्र में आने का मन नहीं था, पर जब मेरा प्री क्लियर हुआ था तो उनका ये रुझान बना।
अभी उनका तैयारी चालू हुई है, तो अभी तो थोड़ा सा समय लगेगा हमें। जैसे आपने आपके फर्स्ट प्री की बात करी, 20 दिन में आपने तैयारी करी जी आगामी 16 फरवरी को प्री होना है 2025 का, जी और 2025 में केवल 25 ही दिन अगर आज से हम जोड़ने, मतलब अमूमन हम 26-27 दिन होते हैं, जी लेकिन 25 दिन बाद आपका एग्जाम है। जी आने वाले अभ्यर्थी जो देने वाले हैं जी मुख्य मतलब प्रारंभिक परीक्षा को, जी। उनके लिए आपकी क्या रणनीति हो सकती है? सर, अगर जो भी अभ्यर्थी अभी परीक्षा दे रहे हैं, यदि उनका बेस तैयार है तो वो करंट अफेयर्स में ध्यान लगाएं और पीवाईक्यू सॉल्व करें। पीवाईक्यू से हमें जो आयोग होता है उसकी जो रिसेंट ट्रेंड्स होते हैं वो पता चलते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हमें पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना। अधिकतर अभ्यर्थी यही गलती करते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि हमें क्या छोड़ना है। वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, मेहनत सब करते हैं सर, तो बस क्या छोड़ना है ये जिस अभ्यर्थी ने जान ली वो सफल हो गया। प्री के लिए कोई बुक लिस्ट है आपकी? सर एज सच मेरे खुद के नोट्स हैं और कोई बुक लिस्ट नहीं है, पर एमपी के लिए तथ्यवाण ने एक बुक निकाली है, द ग्रंथम। इट इज़ रियली हेल्पफुल बुक, और उससे अच्छी बुक मैंने नहीं पढ़ी आज तक। जैसे अगर उसकी बात करें तो वो करीब 680 मैचेस की बुक है। जी बिल्कुल, बहुत इतना लेंदी बुक है जी। तो अभी के समय में क्या छोटे बुक्स को प्रेफर करना चाहिए उसको? अभी के समय में सर आपके जो भी तैयारी कर रहे होंगे, मैं निश्चित तौर पर जानता हूँ कि उनके नोट्स होंगे खुद, तो किसी भी बुक को ना पढ़ें। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आप जितना हो सके उतना एमसीक्यूज सॉल्व करें, क्रिटिकल एनालिसिस करें एमसीक्यूज का कि आप कैसे पढ़ेंगे, उनको कैसे रूल आउट करेंगे, कैसे किसी सटीक उत्तर पर पहुंचेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी भी अब धीरे धीरे टेक्निकल होता जा रहा है। जो पहले सवाल पूछे जाते तो वो अब सवाल नहीं पूछे जाते, और एमपी में वो काफी इन डेप्थ पूछ रहा है। तो आपको इन डेप्थ की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे करंट अफेयर्स की बात करें तो वर्ल्ड करंट को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए या फिर एमपी करंट? सर एमपी करंट को देनी चाहिए, बिल्कुल प्रेफरेंस की बात है, वरना तो पढ़ना तो सारी चीजें चाहिए। जैसे अगर हम बात की जाए तो स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए या फिर अवार्ड्स पे ध्यान देना चाहिए, या फिर किस क्षेत्र में ज्यादा? योजनाओं पे ध्यान देना चाहिए। योजनाओं पे। इकोनॉमिक सर्वे में तो इकोनॉमिक सर्वे एक ऐसा चीज है जहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बन ही रहे हैं लगातार, यहाँ तक मैंने देखे हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। तो इकोनॉमिक सर्वे तो आपको पढ़ना ही चाहिए। अभ्यर्थी हैं, मुझसे भी कई बार गलती हुई कि मैंने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा, लेंदी होता है, पर आप उसे पढ़ सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे तो आपको पढ़ना ही चाहिए। चूंकि आप डीयू पढ़े हैं जी, डीयू में पढ़े हैं, उसके अलावा फिर आप केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हैं जी, दोनों ही केंद्र के बड़े एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। डीयू की खासियत क्या है कि मतलब जब वहाँ बच्चा पढ़ता है, चूंकि अमूमन बच्चों को एडमिशन से नहीं, मतलब 99% या 95 वो वहाँ पे कट ऑफ जाते हैं एडमिशन्स के लिए। जी। अगर परसेंटेज की बात करें 12th में आपके क्या परसेंटेज थे? मेरे 73% थे। 73% जी। तो फिर इतने कम परसेंटेज में डीयू? सर उस साल क्या हुआ था, उस साल जो रिजल्ट आया था, चाहे सीबीएसई का हो, उस साल परसेंटेज कम आई थी, और जो भी एडमिशन हो रहे थे तो वो लो परसेंटेज में हो गए, तो इसलिए मेरा वहाँ हो गया, इनरोल हो गया मैं। ठीक है। स्कूली शिक्षा की अगर बात करें, केंद्रीय विद्यालय में आप पढ़े जी। आजकल एक नाम उसके आगे लग गया है, पीएम श्री। उस समय के केंद्रीय विद्यालय में आप जब पढ़े, शायद 2014 या 2015 के आप पास आउट होंगे 12th, तो उस समय और इस समय की शिक्षा में क्या अंतर आप देखते हैं? सर ट्रेडिशनल शिक्षाएं तो कभी भी पूरा वो नहीं होती है, हटती नहीं है, चलती रहती है। अब इनोवेटिव हो गया है, रिसर्च ओरिएंटेड हो गया है, तो अब स्पोर्ट्स में ध्यान आने लगा है। तो ये काफी अच्छा बदलाव है समाज के लिए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। मित्र मंडली की बात की जाए जी, आपके दोस्त कैसे रहे? सर इन मामलों में बहुत संपन्न हूँ। दोस्तों के मामले में तो मैं बहुत ही संपन्न हूँ। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कई बार, कि कई बार जब अकेले आदमी रहता है तो सोचता है कि जो मिला अच्छा मिला, तो मैं बहुत महसूस करता हूँ। और उनका योगदान, मतलब मैं अगर यहाँ हूँ तो उनका योगदान है ही है। मतलब मैं अपना योगदान, अगर मेरा सिलेक्शन हो तो मैं अपना योगदान सिर्फ 1 से 2% मानता हूँ। कोई ऐसे दोस्त जिनने बहुत ज्यादा भूमिका निभाई हो आपके जीवन में? बिल्कुल है सर। तो सर दोस्त हैं कि रवि है, रोहित है, आकाश है, अमर है, अनुराग है। सर बहुत दोस्त हैं, मगर नाम गिनाने जाऊँ ना सब बड़े अमर, आकाश, बड़े यूनिक नाम है जी। तो आकाश की बात करें या अमर की बात करें जी, पीएससी के क्षेत्र में अमरता का नाम आपने गढ़ा है जी, डिप्टी कलेक्टर जी। आकाश की बात करें तो ऊंचाइयों को आपने आकाश के गगन को छुआ है।
तो आकाश की क्या भूमिका रही? सर उसने मतलब वो बिलीव करता था मुझ पे जब मेरा डाउन फेज चल रहा था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो लड़का मुझ में बिलीव करता था। ये कहता था कि ये मतलब वो तुम पे कैपेबिलिटी है, तुम कर सकते हो। तो मुझे खुद अपने कैपेबिलिटीज पे भरोसा नहीं होता था, उसने भरोसा किया था। और उसने नहीं, सबने भरोसा किया था, जितने मेरे दोस्त हैं, चाहे वो रवि हो या रोहित हो, सबने मतलब एक स्तंभ जो होते हैं ना सर, 4 स्तंभ आपके खड़े हैं। हाँ। और भी स्तंभ जितने भी हैं, वो सब ये सारे स्तंभ ही हैं सर। अगर मैं खड़ा हो पाया हूँ तो इनकी वजह से। मोरल पिलर्स के रूप में आपके जीवन में सर मोरल पिलर्स हो गए, फिजिकल पिलर्स हो गए, खड़े हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, आपका काम कर रहे हैं, वो सारे हैं सर। सर वो मित्र कहना उचित नहीं हो, भाई हैं सर। आजकल काफी प्रचलन में हम देखते हैं कि इंदौर जो बच्चा आता है जी, आपको किसी ऐसे क्षेत्र में धकेल देता है ना चाहते हुए भी, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ने तो आए हैं लेकिन अब कहीं कहीं भटक जाते हैं। बिल्कुल। उस भटकाव से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, मित्र अच्छे होने चाहिए। वो मित्र जो आपको, आप बुरी आदतों की तरफ जा रहे हैं तो उन्हें खींच कर लाएं, अपने पास लाएं, वो बताएं कि ये सही नहीं है, ये गलत है। मित्र वो है जो हाँ में हाँ ना मिलाए, जो आपको बुरी आदतों से बचाए। लड़ाई हो जाए, 10 बार लड़ाई हो या कितनी बार भी लड़ाई हो, जो आपको बचाए वो मित्र है। जैसे हमने मॉक इंटरव्यूज की बात करी, आपने आकार में मॉक दिया था जी। कितने मेंबर्स होते हैं वहाँ पे? सब 4 मेंबर थे। 4 मेंबर जी। वहाँ के कोई ऐसे टीचर जिनने बहुत ज्यादा आपकी हेल्प की हो या ऐसा कुछ? अमित सर हैं जो, अमित सर ने बहुत मदद की थी मेरी। मेरी उनसे बात भी हुई थी कि मॉक इंटरव्यू के बाद क्या थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने काफी सेटिस्फैक्टरी रिव्यूज दिए थे। ये मुझे काफी उपयोगी। अन्य संस्थाओं में और आकार में क्या फर्क है? सर अगर रिव्यू तुलना की जाए तो तुलना मतलब किसी की तुलना कैसे की जा सकती है? हर चीज की अपनी स्पेशलिटी होती है, और तुलना करना भी नहीं चाहिए कि किसी की और स्पेशलिटी है, किसी की अलग स्पेशलिटी है। अगर अपने आप में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला संस्थान है। अमित सर में ये खासियत है कि वो जो भी अभ्यर्थी आता है उससे एक पर्सनल जुड़ाव महसूस करवाते हैं और उसकी सारी प्रॉब्लम्स का निदान करते हैं। और कई जैसे वर्ल्ड बैंक की ओपन विंडो पॉलिसी है, वैसे ही अमित सर की भी देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अमित सर की ओपन विंडो पॉलिसी की क्या खासियत है? बिल्कुल कि आप कभी भी 24/7 एक्सेसिबल है। कभी फोन लगाइए, वो बिल्कुल मिलते हैं। एक बात ये भी मैं देखता हूँ, चाहे मैं अमित सर को जैसे पर्सनली जानता हूँ, उनकी एक आदत है कि वो बच्चे को जानते हो या ना जानते हैं। जी बिल्कुल। अननोन कॉल भी अगर उनके पास आता है तो वो तत्परता से उठाते हैं, चाहे उनका जुड़ाव उससे हो या ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपके साथ उनका कैसा संबंध था? मेरे साथ तो बहुत अच्छा संबंध है। मैं तो मतलब मैं मिला हूँ, बिल्कुल मेरे 2 मामा जी हैं, उनके मित्र हैं, तो मैं काफी अच्छे, मतलब मुझे तो उन्होंने बहुत आपके मामा जी के मित्र हैं मुझे पर्सनली। हाँ जी बिल्कुल, मुझे बहुत पर्सनली मतलब गाइड किया है, तो मुझे अच्छा लगा। एक मामा मतलब आपके जो मुख्य मामा है वो हो गए, दूसरे अमित सर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल कहा जा सकता है। 2 मामाओं ने आपके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, स्कूली शिक्षा की भी बात हमने कर ली, आपके जीवन की बात कर ली, लव अफेयर्स की बात, आज के युवा पीढ़ी की सबसे महत्वपूर्ण बात जो अपने आप को धकेलता हुआ जाता है उस संसार में, मोह माया है। लेकिन उस मोह माया से आज तक कोई नहीं बच पाया। ऑक्सीटोसिन नाम की, एस्ट्रोजन नाम की या एंटीजन नाम की जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अपने हार्मोन्स होते हैं, 20 से 26 साल की उम्र का जो बच्चा होता है उनमें बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो युवा उम्र में अपने आप को प्रेम संसार में धकेलना चाहिए या फिर तैयारी में आपको धकेलना चाहिए? सर प्रेम तो अपने आप में एक सुखद अनुभव है। ठीक है, पर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। इस सुखदता का अनुभव आपने किया है? जी बिल्कुल नहीं किया हाल फिलहाल तो आगे देखते हैं क्या होता है। पर जो जिसमें तैयारी कर रहे हैं ना, उसे प्रेफरेंस बनानी पड़ेगी। अगर आपका साथी आपके लिए हेल्पफुल है तो क्यों ना आप उसके साथ जाएं, और यदि नहीं है तो फिर इट इज योर चॉइस। तो ये मेरा मानना है कि ये दोनों तरफ से, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हेल्पफुल है। रिलेशनशिप अपने आप में पॉजिटिव कैसे हो सकता है? सर इमोशनल अटैचमेंट, आपको इमोशनल जो वेलबींग होती है वो आपकी मेंटल वेलबींग सही करेगा। तो बिल्कुल ये, अगर आप इस फेज में हैं और आप लो फील कर रहे हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि रिलेशनशिप उपयोगी है, बिल्कुल है, लेकिन वो प्रेफरेंस होनी चाहिए सर। और नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे डालता है? सर नेगेटिव इम्पैक्ट तो दुनिया जानती है कैसे डालता है, तो इसके बारे में क्या ही बोलूं मैं, तो वो तो सभी जानते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे होता है। भविष्य में एसडीएम के पद पे जी, मतलब डिप्टी कलेक्टर के रूप में आप किसी भी जिले में बैठेंगे जी, आपकी मूलभूत कार्य क्या होने वाले आने वाले समय में, जो आप समाज के
देना चाहते हैं समाज में जाकर? सबसे ज़्यादा यूथ में काम करना पड़ेगा सर। यूथ में एडिक्शन बढ़ रहा है, उस एडिक्शन को की तरफ ना मोड़कर अगर यूथ की एनर्जी को सही यूटिलाइज कर दिया गया तो सर ये देश सही में बहुत ही जल्द विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर होगा। 2050 तक हमारी जो युवा पीढ़ी है वो 65% से कम की स्थिति में आने वाली है मध्य प्रदेश की। जी। तो आने वाले 10 सालों में आपके कोई 5 काम जो आप यूथ के लिए करना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो जो उसकी स्किल है वो डेवलप होनी चाहिए, वो बेसिक स्तर में डेवलप होनी चाहिए। अब जैसे हम देखेंगे स्पोर्ट्स का, मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ तो मुझे पता है कि थोड़ा सा लेट हो जाता है। एक टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए जिसमें 13-14 साल के बच्चे जो हैं उनको पिकअप करके प्रॉपर एकेडमीज बनाई जाएं और उनको जिससे कि ओलंपिक और जो भी अन्य कॉमनवेल्थ गेम्स है वहाँ रिप्रेजेंट किया जा सके। मौजूदा में इस जो भी जैसे मध्य प्रदेश सरकार की पॉलिसी अभी जो थोड़े दिन पहले युवा उद्यमी और इस टाइप की आई है, जी, और युवा स्पोर्ट्स भी हैं जी। इनको लेकर क्या अलग से और भी कोई स्ट्रेटजी बनाई है? मतलब स्पोर्ट्स नहीं, इसी में इम्प्रूव करनी चाहिए ना, मॉडिफाई कर लेनी चाहिए कि मतलब ऐसा होता है ना कि योजनाएं तो बहुत चल रही हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन क्रियान्वयन होने में कैसे मध्य प्रदेश उन योजनाओं का क्रियान्वयन होने में कैसे पीछे होता है? जैसे एनसीआर की भी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा क्राइम रिपोर्ट, अगर हम जिस शहर में बैठे यहाँ पे क्राइम रिपोर्ट में सबसे ज्यादा ऊपर आता है। एडिक्शन की बात करें तो युवा है, एडिक्शन हो ही जाता है कहीं ना कहीं से। उस एडिक्शन को कैसे कम करें? सर ये तो मतलब एक मेंटोर एक होना चाहिए जिसकी जो अपील हो ना वो युवाओं को अट्रैक्ट करे, जिसकी बात यूथ सुने। जैसे अगर आप किसी भी एक युवा पे पर्सनली काम कर लीजिए और फिर उसको एक आइकॉन के रूप में उभारिए कि ये देखिए हमने ये किया है, तो वो बिल्कुल हेल्पफुल होगी। और मेरा मानना है कि किसी भी एक आदमी को परफेक्ट एग्जाम्पल बनाइए जो उस फेज में रहा हो, वहां से गुजरा हो और सक्सेसफुल हो, फिर उसके एग्जाम्पल देके अन्य यूथ अट्रैक्ट होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है सर। ठीक है, हमने केवल एक बात जानी थी पिछले सवाल में जी। उन 4 और स्तंभ आपके जो युवाओं के लिए करना चाहिए? सर स्पोर्ट्स जो भी पहला ठीक है। दूसरा स्किल डेवलपमेंट करानी चाहिए। दूसरा सर कई बार ऐसा होता है कि युवा जो होते हैं वो हमारे एजुकेशन ड्रॉप आउट होते हैं, तो फिर से उनके लिए स्कूल ले जाना है। उसके बाद सर जो भी एनजीओज हैं उनमें युवाओं को एनरोल कराइए कि जो समाज में सकारात्मक भूमिका निभाएं। और सर ऐसा कर सकते हैं कि युवा जो है वहाँ लोकल जैसे लोकल पुलिस होती है, पुलिस युवाओं का सदुपयोग कर सकती है क्राइम रोकने में, कि लॉ एंड ऑर्डर में कि यहाँ कहीं कोई अपराध हो रहा है या दिख रहा हो तो युवा तत्काल उस जगह की लोकल पुलिस को संपर्क साधे और उस क्राइम होने से खुद बचाए। तो ये मेरे बिल्कुल नहीं। जैसे माँ शारदा की भूमि से आप आते हैं जी, वहाँ नाम आता है आला उदल का। जी, आला और उदल, इनकी क्या खासियत थी वहाँ की, या इनसे आपके जिले के हैं दो नाम, बड़े नाम हैं जी, आध्यात्म से जुड़ा हुआ नाम भी है, या सेनानियों के रूप में अगर बात करें तो उनसे भी जुड़ा नाम है जी। कहावत है कि वो आला और उदल के गले कट गए उसके बाद वो लड़ते रहे। बिल्कुल सही। उस आला उदल से आपने क्या सीखा? सर वो तो वीरता की कहानी है, ओजस्वी 2 शूरवीरों की कहानी है। तो कहानी नहीं कहा जा सकता, वो बहुत ही प्रेरणादायक स्रोत रहे हैं। तो मैं तो उनसे यही शिक्षा लेता हूँ कि कुछ भी हो जाए अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, अपना जो काम है उसे 100% करना है। आप लक फैक्टर में विश्वास करते हैं? लक फैक्टर? हाँ सर थोड़ा बहुत तो बिल्कुल करता हूँ। कैसा मतलब? सर लक फैक्टर और कृपा 2 अलग अलग चीजें हैं। तो लक फैक्टर में मेरा ज्यादा विश्वास, मतलब अगर बोला जाए तो ठीक है। कृपा की अगर बात करें जी, तो माँ शारदा की कृपा रही है आप पे? बिल्कुल रही है सर। कैसे? सर सिलेक्शन में सहायक हुई उन्होंने आशीर्वाद दिया और मैं सहायक रहा। और महाकाल की कृपा रही बिल्कुल। तो मैं ये कृपा ही होती है सर, जो कई बार ऐसा होता है कि आदमी मेहनत कर रहा होता है। आस्था और स्टूडेंट जी, इन दोनों का कैसा जुड़ाव एक अभ्यर्थी जीवन में होना चाहिए? सर जब आप सिलेक्शन नहीं होता सर तो आप टूटते हैं, और वो एक आस्था ही है किसी शक्ति में जो आपको जोड़े रखती है इस फील्ड से, जो आपका मनोबल कम नहीं होने देती, जो एक एनर्जी पॉइंट बनी रहती है। तो वो सिलेक्शन कराने में भी सहायक होती है। वो कहते हैं रीस्टार्ट करने का जो जुनून है ना वो वहीं से पैदा होता है सर। आपके सिलेक्शन के बाद अपने घर गए? अभी नहीं, अभी जाऊंगा सर मैं। घर जाने के बाद जो अनुभूति होगी वो तो अलग ही होगी जी। जैसे आपके स्वभाव से मुझे लग रहा है, जैसे आस्थाओं की बात की आपने, बाबा महाकाल का नाम लिया, माँ शारदा का नाम लिया, शारदा धाम जाने वाले हैं? बिल्कुल सर।
कितनी दूरी है भैया आपके वहाँ से, गृह स्थान से? सर मेरा जन्म हुआ था हाँ। सतना जिले में। हाँ। वर्तमान में मेरा पता अनूपपुर है। अच्छा। तो वहां से मुश्किल से 250 किलोमीटर होंगे, तो बिल्कुल जाऊंगा सर। आगामी युवा पीढ़ी जो इस परीक्षा की दौड़ में बनी हुई है, जी। एमपीपीएससी के क्षेत्र में जो बनी हुई है, जी। उनके लिए आपकी कोई मूलभूत 3 मतलब जो प्रकार स्तंभ के रूप में आप देना चाहें? सबसे पहले तो जितना बेस आप स्ट्रॉन्ग कर सकें उतना आप बेस स्ट्रॉन्ग करें। सही जो मटेरियल हैं उनका चुनाव करें पढ़ने के लिए कि हम, और तीसरी बात कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। और पीवाईक्यूज के बिना सिलेक्शन नहीं होते, ये मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है। जब मैंने पीवाईक्यूज नहीं लगाए थे, सिलेक्शन नहीं हो रहे थे, तो अब पीवाईक्यूज मैंने लगाए हैं तो सिलेक्शन हुआ है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ों को अभ्यर्थियों को करनी चाहिए। आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? सर अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, छोटी बहन, मेरे मित्र, इन सभी को दूंगा सर। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आगामी भविष्य में एक अच्छे अधिकारी के रूप में मध्य प्रदेश में आपका नाम होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। और एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं, आपकी इस सफलता को मेरा सलाम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।